Biodiversity is a greatest treasure in our planet and we must protect it. So with this is Shubneet Kaur and my partner Tushita Negi. So आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान पहुंच चुके हैं जिन्होंने जैसे कि आपको पता है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बहुत ही ओल्डेस्ट और रिचेस्ट टाइगर रिज़र्व रहा है। तो इन्होंने उसी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहुत सी रिसर्च की हुई है। तो चलिए आज हम उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपने जो उनका संघर्ष भरा समय रहा है उसको कैसे उन्होंने पाया और कैसे आज वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्राफ्टोपिया के टॉक शो में। सर, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। अच्छा, तो मेरा नाम त्रिशांत है। मैं पूना से हूँ और मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में नौकरी करता हूँ। मैंने मेरी पीएचडी भी वहाँ से की है और मैं अभी एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट हूँ, प्लस मैं वहाँ पर लेक्चर करता हूँ। तो मैं यूनिवर्सिटी लेक्चरर भी हूँ और मैं वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होते हैं और मास्टर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स सिखाता हूँ ग्लोबल एग्जाम्पल्स के साथ। और उसके अलावा जब भी मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इधर पूना में रहता हूँ या कॉर्बेट में रहता हूँ, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं आपके विद योर नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस। सर, पहले थोड़ा सा मैं आपके मतलब स्कूल और फन के बारे में जानना चाहूँगी कि कोई मेमोरी आपकी जो स्कूल से रिलेटेड हो। स्कूल से रिलेटेड तो बाप रे इतने साल हो गए। अब मैं ना कोई एक स्कूल में नहीं था, मैं मल्टीपल डिफरेंट स्कूल्स में था बिकॉज मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, तो हम लोग का ट्रांसफ़र बहुत हो जाता था। तो एवरी 1 ईयर आई यूज टू चेंज स्कूल्स, तो एवरी 1 ईयर मेरे सब दोस्त भी बदल जाते थे। बट वो स्कूल्स चेंज करने के चक्कर में मैं ना बहुत एक अडेप्टेबल पर्सन बन गया, प्लस बहुत एक सोशल पर्सन बन गया। मैं किसी से भी दोस्ती कर सकता हूँ कभी भी, तो मेरे पीपल स्किल्स बहुत अच्छे हो गए तब से। तो वही मैं मल्टीपल स्कूल्स में पढ़ा हूँ। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब मैं पूना शिफ्ट हो गए थे मेरे पेरेंट्स, तो फिर 7th to 10th मैंने पुणे में ही स्टडी की। भारतीय विद्या भवन करके एक स्कूल है, वहाँ पर मैंने स्टडीज़ की। उसके बाद मैं 11th 12th मैं यूनिवर्सिटी वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में एक फर्ग्यूसन कॉलेज है, वहाँ पर मैंने पढ़ाई की। साइंसेस पढ़ा मैंने और मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब मेरे मार्क्स अगर 10th के मार्क्स में बताऊं तो 10th के मार्क्स मतलब मेहनत कर करके मैं कोई 65-67 ले आता था, ठीक है। और 12th में तो मेरी हालत मतलब ठीक हो गई थी, थोड़ी 70-71 आ गए थे। बट वही मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बट स्टिल आई मेड इट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। एंड तो ऐसा मेरे को लगता है कि मार्क्स कोई एक पैरामीटर नहीं होते आपके एकेडमिया में एक्सेल करने के। सर, वैसे आपने कैसे सोचा कि आप इस करियर को चूज़ करने वाले हैं या मेरे को सिंस द एज ऑफ 10-11 ही पता लग गया था कि मैं कुछ वाइल्ड लाइफ इससे मैं करने चाहूँगा, क्योंकि मेरे पापा बहुत इंटरेस्टेड थे, तो मुझे बर्ड वॉचिंग और सफारीज बहुत घुमाने ले जाते थे। कभी कॉर्बेट नहीं आए उस टाइम पे हम लोग, तो हम बिकॉज सेंट्रल इंडिया में रहते थे, तो कान्हा मध्य प्रदेश में, पेंच है महाराष्ट्र में, हम लोग ये वीकेंड ट्रिप्स फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग जाते थे। तो तब से मेरा इंटरेस्ट हुआ। एंड देन मेरे 12th बर्थडे पे पापा ने मुझे कॉर्बेट के बुक्स गिफ्ट किए थे। तब तो मुझे पढ़ा मैंने, आई लाइक्ड इट अ लॉट एंड मेरा बहुत इंटरेस्ट हो गया था उसमें। बट उसके सेकेंड रीडिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हुई उस बुक से, बिकॉज उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट व्हेन यू आर यंग यू डोंट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन डिटेल ना, तो मज़ेदार स्टोरी थी तो पढ़ लिया। तो वहाँ से इंटरेस्ट मेरा स्पार्क हुआ। और फिर पूना में एक ऑर्गेनाइजेशन है पगमार्क्स इको टूर्स करके, तो उनके साथ मैं वहाँ के जो बच्चे होते थे आप लोग जैसे ही, लाइक फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 17, हम लोग उनके वाइल्ड लाइफ कैंप्स एंड एडवेंचर कैंप्स, माउंटेनियरिंग कैंप्स कराते थे उत्तराखंड में, हिमाचल में, ऑल अक्रॉस इंडिया। तो मैं बच्चों को लेकर आता था। एंड द फर्स्ट टाइम आई विजिटेड कॉर्बेट वाज इन 2003 तो मैं बच्चों को लेके आया था तब। इट वाज अ वेरी डिफरेंट कॉर्बेट एट दैट टाइम। आप लोग तो जन्म भी नहीं हुआ होगा तब, शायद, लगता है ना दोनों का। तो या फिर 2003 में आया था मैं पहली बार इधर। एनीवे, वो था आपके सवाल का आंसर। आई एम गेसिंग ठीक ठाक दिया मैंने।
सर आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट में आए थे, तो आपका जो पहला इम्प्रेशन रहा वहाँ पे कि अरे मतलब कि आपने तभी तो आपने अब चूज़ किया ना कि हाँ मेरे को कॉर्पोरेट में ही जाके रिसर्च करनी है या फिर, तो आपका वो क्या था? एक्चुअली कॉर्बेट में रिसर्च करनी मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसे। 2003 में मैं यहाँ पर आने के बाद मेरे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे संबंध बहुत अच्छे हो गए थे। और क्यारी करके गांव है वहाँ पर एक इको टूरिज्म इनिशिएटिव शुरू हुआ था जिसमें मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। तो मुझे ओवर टाइम मैं कॉर्बेट इतने सालों से आ रहा था, तो वो तो इट वाज लाइक कि बस कॉर्बेट ही तो जा रहे हैं, मतलब क्यारी गांव तो मेरा ऑलमोस्ट लाइक होम हो गया है। तो इतना कुछ ये वो ऐसा नहीं था कि मैं पीएचडी यहीं करूँगा। लेकिन जब मैंने मेरा पीएचडी का एक तो टॉपिक डिसाइड जब किया मैंने, तब इट वाज 2015-16 में मैंने डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक पे करूँगा पीएचडी। तब मैं आसाम में रहता था, आसाम में काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क से मैं वहाँ काम करता था। तो मेरे बेसिकली आइडियाज़ वहाँ पे फोकस थे कि मैं वहाँ पे करूँगा। लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, बिकॉज असमीज इज़ अ वेरी टफ लैंग्वेज टू लर्न ओवर टाइम। लेकिन हिंदी में मैं फ्लुएंट हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट कि वापस कॉर्बेट ही चलते हैं, और कॉर्बेट में ही जो मेरा रिसर्च है वो बहुत रेलेवेंट भी है, और प्लस मुझे ज़्यादा वहाँ पे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने को लोग को बहुत जानता हूँ मैं वहाँ पर। तो इसलिए मैं फिर कॉर्बेट, इसीलिए मैंने चूज़ किया कॉर्बेट को मेरे रिसर्च के लिए। Okay, so while exploring, while reading, we came across your paper that you have published, research paper. So उसमें हमने देखा like you named your research paper the gendered forest. तो ये नाम सुन के ना we all were really curious. So if I may ask, आपने अपने research paper का नाम the gendered forest क्यों रखा? वेरी गुड क्वेश्चन, एंड एक्चुअली इसका आंसर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा एक बैक स्टेप लेके अपने नेबरहुड में, आप लोग तो रामनगर में ही रहते हो, एंड इफ यू लुक एट योर लैंडस्केप, नॉट जस्ट कॉर्बेट बट पूरे उत्तराखंड आपका जो स्टेट है, इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर्स इन दिस कंट्री। और जंगल जाता कौन है? महिलाएं जाती हैं, विमेन गो टू द फॉरेस्ट। और एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है उत्तराखंड के फॉरेस्ट मूवमेंट से और महिलाओं से। चिपको मूवमेंट वाज लेड बाय वुमेन। मेनी अदर फॉरेस्ट मूवमेंट्स जो होते हैं उसमें महिलाएं सबसे आगे, स्पेशली इन गढ़वाल पार्ट ऑफ उत्तराखंड, महिलाएं आगे रही हैं। और अगर आप फॉरेस्ट को जब देखते हो तो उसमें जो लोग जाते हैं और वो क्यों जाते हैं, वो उनका जो वहाँ पर डेली लाइफ है, उनके जेंडर से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, ये एक बहुत एविडेंट है। तो फॉरेस्ट जो है वो एक नॉन जेंडर्ड प्लेस नहीं है, वो एक जेंडर्ड प्लेस है, क्योंकि वो एक विमेन का स्पेस है। तो मैंने मेरे पेपर में एक्चुअली बहुत डिटेल में इसके बारे में लिखा है कि जो उत्तराखंड के जंगल हैं वहाँ पर महिलाएं सिर्फ घास काटने या लकड़ी लाने नहीं जाती हैं। इन जंगलों में उनके लाइफ लॉन्ग एसोसिएशंस डेवलप होते हैं। वो अपने आप से हंसती हैं, खेलती हैं, जंगल में जाके रोती हैं। शी डज ऑल दोज थिंग्स इन द फॉरेस्ट दैट शी कैनॉट डू एट होम। प्राइवेट कोई इश्यूज में बात करना, या कोई ऐसी शाय चीज़ें, टैबू टॉपिक्स हो सकती हैं जो अभी भी इन गांव की सोसाइटीज बहुत कंजर्वेटिव है, पेट्रियार्की बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। तो वो उससे एस्केप करने के लिए जंगल जाती हैं। तो फॉरेस्ट इसीलिए एक स्पेस है जहाँ पर एक जेंडर्ड स्पेस है, इसीलिए उसका नाम जेंडर्ड फॉरेस्ट रखा गया। So next question is, you are being an outsider because you are from Pune. तो आपको क्या struggles हुए, क्या परेशानी हुई because you are an outsider and then interacting with the common people here, और इस issue को देखना it's like not an easy thing. वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। देखिए क्या होता है ना, एक तो आई एम वेरी फेमिलियर विद द लैंडस्केप बिकॉज मैं 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। प्लस आप जब पीएचडी करते हो तो आप सिर्फ अपने टॉपिक पे रीडिंग नहीं करते हो, आप पूरे उत्तराखंड की हिस्ट्री को रीड करते हो। सो यू गेट टू नो द डिटेल्स ऑफ द स्टेट वेरी वेल, यू गेट टू नो द डिटेल्स ऑफ द कम्युनिटी वेरी वेल। लेकिन आपने जो कहा ना कि आप आउटसाइडर हैं, एक्चुअली दैट इज अ बिग एडवांटेज। बिकॉज जब आप लोगों से बात करने जाते हो ना, अगर आप इनसाइडर रहते हो तो वो आपसे ज़्यादा खुल के बात नहीं करते हैं। उनको पता है कि मेरा कोई यहाँ पर स्टेक है ही नहीं है सच।
राइट. सो आउटसाइडर से लोग ज़्यादा खुल के बातें करते हैं अगर आप उनको रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछो. और ऐसा ही नहीं है कि मैं जब रिसर्च हम करते हैं तब हम मुंह उठा के चले गए किसी के घर में, बोले कि आंटी हमको क्वेश्चंस पूछने हैं, आप बताइए. हमारा एक प्रोसेस होता है. आई स्पेंड 14 months डूइंग दिस रिसर्च. द फर्स्ट 3 months तो मैं लोगों के घर में चाय पीने, उनके घर में शादियाँ जाता था, लोगों के साथ क्रिकेट खेलता था, लोगों की बाइक रिपेयर करता था, या किसी के घर में जागर हो रहा है तो जागर में जाता था, कोई पूजा हो रही है वहाँ जाता था. तो ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने से लोग आपको जानते हैं, आपको देखते हैं, और फिर आप उनको कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछो उनकी डेली लाइफ के बारे में, तो वो इमीडिएटली रिलेट करते हैं आपसे. वो बोलते हैं यार मेरे खुद के हस्बैंड ने मेरे को ये कभी पूछा नहीं, तुम कैसे पूछ रहे हो, है ना. लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल हर कि अच्छा तो आप जंगल तो जाती हैं तब आप ये सब बातें करती होंगी, या आप वहाँ पर कैमराज लगी हों, जब कैमराज लगी होते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हो. तो उसको पता है कि वो उसका डेली लाइफ का एक स्ट्रगल है जो कोई और रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ. किस मतलब ये कौन है ये लड़का, है ना. तो वो उनको बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, फिर वो बहुत डिटेल्स में आपसे बात भी करती हैं उस बारे में. तो ये बेसिकली एक रिसर्च स्किल है, यू नो, हाउ टू गेट information out. Okay, so just a little bit curious, how is Corbett National Park got introduced in your life? As I said, कि in 2002-03 I used to bring children like yourselves in for camping in the forest. So at that time Corbett wasn't the Corbett that we see today. There were far few resorts and urbanization इतना था नहीं. हम लोग दिखाला कभी भी जा सकते थे. So at that time I used to bring children here and मैं क्यारी में रहता था बच्चों के साथ, उनको वॉक्स कराना जंगल के अंदर, वॉकिंग ट्रेल्स, बर्ड वॉचिंग, ये सब कराना. So that's how Corbett got introduced. But Corbett became primary research topic because it is, as you said first, that you know that it is India's first national park. Not just India's first national park, it is Asia's first national park. It used to be called Haley National Park first, then became Ramganga, then Corbett. So in terms of research and in terms of the topic that I was talking on, it had great value because एक तो इसका हिस्ट्री इतना कॉम्प्लेक्स है, एक कॉलोनियल हिस्ट्री है बहुत, यू नो, द ब्रिटिश फॉर्म द पार्क, प्लस यहाँ पर कॉन्टेस्टेशन और कॉन्फ्लिक्ट बहुत है लोगों से. सो आई थॉट दैट दिस वुड बी द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर, बिकॉज मेरी जो PhD है वो एक सब्जेक्ट में है ना, एंड दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी. तो हम लोग इंडिया में ज्योग्राफी मतलब हम वोल्केनोज, रिवर्स यही सुनते हैं, है ना. बट ज्योग्राफी के अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी होता है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी होता है, और फिजिकल ज्योग्राफी होता है, विच इज द स्टडी ऑफ रिवर्स एंड वोल्केनोज. तो मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कर रखी है मेरी PhD, विच बेसिकली इज कि एक आदमी लाइक ह्यूमन सोसाइटी अपने ज्योग्राफी से कैसे इंटरैक्ट करता है और उससे क्या पॉलिटिक्स अराइज होती है, तो वो दैट इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी. तो उसमें मेरा सब्जेक्ट था ऑन. Yeah, so Gender. talking about PhD, what were the changes that you observed within yourself and your perspective after doing PhD and before doing PhD? See, I think PhD का process is a 4-year, 5-year process ना. तो आप शुरू करते हो with already the commitment that आपको जब एक टॉपिक में PhD करनी है तो you have to know everything about it. तो आपको स्टार्ट करना पड़ता है with reading material जो बहुत पहले लिखा गया होगा. तो आप बहुत पढ़ते हो, you read a lot. And in that reading आपको you know, you basically, because आपका knowledge increase होता है तो आप अपना लैंडस्केप समझने लगते हो. फिर आप पायलट फील्ड वर्क करते हो, आप जाकर थोड़ा देख कर आते हो कि यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, लोगों से बातें करते हो. तो आई थिंक आपका जो क्वेश्चन आंसर करने के लिए कि मेरा कैसे यू नो व्हाट वर द चेंजेस, आई थिंक आई एम मच मोर ऑब्जर्वेंट, आई एम मच मोर, आई लाइक टू हियर. लोगों ने ना सुनना बंद कर दिया है. पीपल डोंट वांट टू लिसन एंड पीपल डोंट वांट टू रीड. आई थिंक ये दोनों चीजें हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड लिसन एंड यू शुड रीड. तो वो मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ है आई थिंक. Okay, so you introduced tiger attacks that are increasing in Jim Corbett National Park. So related to this, we did a project, and then when we interviewed people, तो इस इशू को लेकर कुछ लोगों का ये कहना था कि टाइगर को मार दो. सो इट्स ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन, और टाइगर की संख्या यहाँ बढ़ रही है तो जिसकी वजह से दे विल अटैक. सो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देयर इज अ वेरी सिंपल एंड साइंटिफिक सॉल्यूशन फॉर दिस. और मुझे पता नहीं लोग इसके बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं करते. जब कोई भी जंगल में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना, तब
टाइगर्स की टेरिटरीज जो है वो स्मॉलर हो जाने लगती है। अभी आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन भी पूछने पड़ेंगे इस चीज़ में कि अगेन टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाना आपका गोल है, कितना बढ़ाना गोल है? कितने, हाउ मेनी टाइगर्स वुड यू वांट? आप यहाँ पे 1000 टाइगर थोड़ी नहीं रख सकते हो, टाइगर बढ़ाने हैं। अरे कितने बढ़ाने हैं, एक मेट्रिक तो हो हमारे पास कि पूरे इंडिया में हाउ मेनी टाइगर्स कैन द लैंडस्केप सपोर्ट। क्लियरली इन कॉर्बेट द लैंडस्केप is not being able to support the number of tigers there is, that's why increase in tiger attacks are happening। अभी इसका जो बेसिक सोल्यूशन है उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं कि आप यंग मेल टाइगर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, यंग फीमेल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको वहाँ से ट्रैंक्विलाइज कर ऐसे पार्क्स या लैंडस्केप में डालिए जहाँ पे टाइगर्स नहीं हैं। अब इसका जो सक्सेस एंड फेलियर रेट है वो 50-50 है, बिकॉज मेनी टाइम्स टाइगर्स मूव बैक। आपने बोला कि किलिंग टाइगर्स वो तो अनएथिकल हो जाएगा, बट लेट मी टेल यू दैट मोस्ट कंट्रीज इन अफ्रीका व्हिच हैव ग्रेट मॉडल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वो एक सिस्टमैटिकली अपने पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स एंड लायंस को कल करती है, मैनेज करती है, एंड दैट दे रिड्यूस देयर पॉपुलेशन लाइक दैट। अभी बीच में एक बहुत बड़ा डिबेट भी हुआ था, आपको पता है इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इनैक्ट्स इट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज, मतलब अपने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ है उनका, वो उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उसके प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भी है। मतलब अगर आपके इस गांव स्कूल के अंदर हाथी आ जाता है और वो मर जाता है, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सो इट इज़ मतलब यू नो वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस काइंड ऑफ चेंजेस, राइट? लाइक कि अब द फॉरेस्ट इज़ फॉर एनिमल्स, द स्कूल इज़ फॉर यू गाइस, है ना? मतलब गांव में जब एनिमल्स आ रहे हैं देयर हैज़ टू बी अ मेथड इन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। आप ऐसे कॉन्जर्वेशन के नाम पे यू कांट जस्ट कीप ऑन, कोई एटलीस्ट हमें बता दो कि मेट्रिक क्या है, कि कितने होने चाहिए टाइगर, है ना? कैरिंग कैपेसिटी बता दो। सो आई थिंक द सोल्यूशन बेसिकली इज दैट यू नीड टू मैनेज इंडिया, नॉट जस्ट कॉर्बेट, इंडिया नीड्स टू मैनेज इट्स टाइगर्स बेटर, दैट इज द सोल्यूशन। या ओके। सो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप कोई मैसेज आप देना चाहें हमारी यंग जनरेशन्स को या हमें? देखिए मैं तो ये मैसेजेस बहुत सालों से देते आ रहा हूँ यंग जनरेशन को। आई थिंक लोग आजकल बोलते हैं ना दैट द यंग जनरेशन इज द फ्यूचर एंड द यंग जनरेशन विल सेव बायोडाइवर्सिटी, विल सेव द एनवायरनमेंट। आई डोंट थिंक वो इतना एक्यूरेट है, बिकॉज द यंग जनरेशन ऑल्सो इज, एक देखो आप, मैं अगर कुछ एडवाइस देना चाहूँ तो मैं यंग जनरेशन को बोलूँगा कि आप ना क्वेश्चन करो चीज़ों को, अपने माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग लाओ। आपके एक पेड़ लगा देने से एनवायरनमेंट नहीं बचेगा कभी। अगर आपको एनवायरनमेंट बचाना है तो आपको आपकी सरकार से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, तब कुछ चेंज होगा। अगर आप इसे अपना एक पर्सनल प्रॉब्लम बना दो कि नहीं वाटर तो मैं सेव करता हूँ वाटर, या मैं ट्रीज प्लांट करता हूँ, दिस डजंट डू एनीथिंग फॉर द एनवायरनमेंट। अगर आपको लार्ज स्केल सिस्टमिक चेंजेस देखने हैं तो आप सरकार से क्वेश्चन कीजिए। जब डैम्स बनते हैं, आप जैसे सेक्सुअल हरासमेंट या रेप होता है तो यू डू अ रैली। अभी इन द लास्ट 2 months some 10 women have died in Corbett, 10 महिलाएं मर गई हैं टाइगर अटैक से। कुछ रैली क्यों नहीं कर रहा है कोई? Why aren't the school kids out talking about it? Women are dying, है ना? तो ऐसे चीजों पे आपको एंगेज करना पड़ेगा, आपको आपके सरकार को रिस्पॉन्सिबल मानना पड़ेगा। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरनमेंट को बचाना सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों ने उनको वहां पर इसीलिए चुन के लाए हैं ना, सो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ दिस स्टेट। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 5 years इज दैट स्टूडेंट्स को ना ब्रेन वॉश करके ये बता दिया गया है कि तुम बस फॉलो करो चीजें, यू नो, डू योर ओन थिंग्स, डू लाइक यू नो, आप आर्ट्स क्राफ्ट करो और आप प्लांटेशंस करो, आप वाटर बचाओ, आप वाटर का मॉडल बनाओ। इस सब चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है अनलेस एंड अंटिल, हाँ, और अगर आपको डीपली कुछ इंटरेस्टेड है उसमें तो आप यू टेक इट अप एज योर करियर्स। द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस इज अ वेरी ब्लूमिंग करियर, बट लाइक कॉन्स्टेंटली कीप क्वेश्चनिंग। ये जो क्वेश्चन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी सिटीजन के लिए, और वो आपका राइट है, तो आपको वो करना चाहिए। तो ये मेरा एडवाइस होगा बच्चों को। So thank Thank you you, for sir, आप हमारे show being में a आए। part of for being the part of a talk show. Thank you for inviting me. Yeah. बहुत मजा आया आप दोनों से बातें करके। Yeah, this whole conversation was really indulging and exciting. Thanks a lot. Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you.